Dear students of class 10, see, this is a new series where we are going to take up each and every chapter and we'll try to finish everything in 30 minutes. उस 30 मिनट में आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं along with some examples, और उसको करने के बाद आप फिर देखिए कि आपका कॉन्फिडेंस कितना ऊपर जाता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हम लोग ये कर रहे हैं, अगर इसको आप ठीक से प्रैक्टिस करते हैं एंड रिविजिट करते हैं अपने किताब को, तो पता चलेगा कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो हम सीधे सीधे आपको लेके आते हैं कि जो सबसे पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर, द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमको पढ़ना क्या है, पहले वो देख लेते हैं। देखिए, रियल नंबर्स में बेटा हमको पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन। आप पहले से जानते हो, सिर्फ थोड़ा सा स्टाइल बदल देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वही है, बेसिकली वो एक ही है, वो हम आपको बताएंगे क्या है। और तीसरा जो है वो एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। लास्ट में है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। रिविजिटिंग मींस व्हाट? आप ऑलरेडी इरेशनल नंबर पढ़ लिए हैं, विजिट आप इसके लिए कर चुके हैं। अब सिर्फ आपको इसमें देखना होगा। अब देखिए, पहले वाले में हमारे पास क्या होगा कि हम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे, वो हम पहले से जानते हैं। सेकेंड वाले में हमें एक चीज पता है कि एलसीएम और एचसीएफ एचसीएफ कैसे निकालते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर बने इसको यूज करके जितने हमारे पास प्राइम फैक्टर्स होते हैं, कोई कंपोजिट नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स जितने भी होंगे, तो प्राइम फैक्टर्स के पावर के फॉर्म में हम बात करेंगे और उसमें दो क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। फिर वहां से हम एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे, ये दो क्वांटिटी, दो के लिए। और हम इरेशनल नंबर पहले से पता है, इसमें सिर्फ मिला के दो तीन तरह के क्वेश्चंस हैं। एक है कि √2 इज एन प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर, माने जो इरेशनल नंबर है, या 5 + √2 3, ऐसे करके हमको प्रूव, यही बस इतना ही पढ़ना है आपको। ये आप ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं शुरू से, ताकि आपको, अगर आपको कुछ नहीं पता होगा तो आप यहां से कर सकते हैं। देखो बच्चा लोग, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर में हमें पता है कि ये हमारे पास होता है 1 2 3 4। ये समझ में आ रहा है क्या होता है? ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है जी? होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? 0 1 2 3। ये क्लियर है? नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। इसके बाद हम कहते हैं क्या होता है? इंटीजर। ये वाला क्या था जी? ये होल नंबर था। तीसरा वाला हमारे पास क्या होता है? इंटीजर होता है। इंटीजर में क्या क्या होता है? 0, और ये सभी पॉजिटिव तो होते ही हैं, लेकिन इधर भी होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इंटीजर्स हो गए। इसके बाद हमारे पास होता है रैशनल नंबर। हमने क्या बोला था? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर such that x is equal to, or a number which can be written x such that x is equal to p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। ये हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया? रेशनल नंबर। इसके बाद हमारे पास होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है बेटा? ये होता है नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। और रियल नंबर क्या होता है, हम अब इसके बात करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता चल गया कि हमारे पास क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4, होल नंबर 0 1 2 3 4, इंटीजर्स 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। रेशनल नंबर क्या होता है? जो हमारे पास फ्रैक्शंस के रूप में नंबर आते हैं। और इंटीजर्स, दैट इज इरेशनल नंबर, क्या होता है? जो रेशनल नहीं होता है, मतलब हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको टीचर्स बताए होंगे कि आप कह सकते हो कि 0.1 0.1 0.01 0.00, ऐसे करके, याद है? ये खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज नंबर्स। इसको अगर आप दूसरे फॉर्मेट में देखते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो?
आप लगते हो कि सबसे पहले सर सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर होता है और ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि जो नंबर p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो 0 को भी लिख सकते हो, 1 को भी लिख सकते हो, -5 को लिख सकते हो, 7 को लिख सकते हो, नीचे खाली 1 तो कर देना है। लेकिन ऐसे भी कुछ नंबर हैं जो इसमें नहीं आता है, जो अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे थे। तो उस केस में ये पूरा जो सेट होता है, मतलब क्या, जो रेशनल नंबर है एंड प्लस व्हाट इरेशनल नंबर, यही हमारे पास क्या होता है, बेसिकली यूनियन होता है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। मतलब क्लास 10 में जितने तरह के नंबर्स आप जानते हैं वो सभी क्या हो गए, रियल नंबर्स हो गए। तो अब हम चर्चा करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक हम इसमें करेंगे क्या कि हम पहले इसको बोर्ड पर कुछ लिख देंगे, फिर हम लोग उसको एक एक करके डिस्कस। अब देखिए एक इलस्ट्रेशन, हमारे पास दो नंबर्स हैं 120 और दूसरा है 900। 120 को कैसे आप फैक्टराइजेशन करते हैं, कैसे आप फैक्टराइज करते हैं आपको पता है। 120 2 से डिवाइड करेंगे 60, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 से 5 और 5 से डिवाइड करने पर 1। इसी तरह से अगर 900 है तो 2 से डिवाइड करेंगे 450, 2 से डिवाइड करेंगे 225, 3 से करेंगे 75, फिर एंड ये हमारे पास हो गया। यानी हमारे पास जो फैक्टराइजेशन हो गया वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। या इसको हम ये कह सकते हैं कि 2 3 बार आया है तो लिख दिया 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 1। इसी तरह से हमारे पास 900 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 3 इंटू 3 5 इंटू 5, जो वहां पर आया है वही मैंने लिखा है। यानी ये क्या हो गया, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। यानी हमारे पास 120 को पावर के फॉर्म में हमने ये लिख दिया और 900 को पावर के फॉर्म में हमने ये लिख दिया। यहां तक तो क्लियर है। अब दूसरी बात देखिए, जब हम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो हम इसको लिखते कैसे हैं। जैसे अगर 120 को लिखना है तो आप कहते हो भाई हमारे पास 120 है, तो 120 को हम दो पार्ट में करते हैं। सबसे पहले हम इसको किससे डिवाइड किए थे, 2 से। तो हमने कह दिया भाई हमने इसको एक फैक्टर इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टर 2 हुआ ना भाई। अब 2 के फर्दर नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरा फिर क्या हमारे पास हो गया, दूसरा हो गया कितना हो गया 60। फिर 60 पर आते हैं, फिर हम इसको देखते हैं, फिर हमारे पास 2 होता है और फिर यहाँ पर 2 होता है, ये 30 हो गया। फिर हम 30 पर आते हैं तो हमारे पास कितना होता है जी, फिर 2 फैक्टर होते हैं, ये 2 होता है और ये क्या होता है, ये 15 होता है। फिर यहाँ पर हमारे पास 2 होता है। इसमें हम वही कर रहे हैं, सिर्फ लिखने का तरीका बदल रहे हैं। तो ये हमारे पास 3 हो गया और ये हमारे पास 5 हो गया। यानी हमारे पास अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 2 2, देख रहे हैं ये 2 2 2 हो गया एंड 3 एंड 5 3 एंड 5। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका ये, इस तरह से आप इसको भी कर लेंगे। अब एक बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पहले खत्म कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई इन दोनों का एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, तो पहले हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। याद रखिए हम क्या बोल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में जो दोनों में रहेगा। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए दोनों में हम देखते हैं कि भाई देखिए एक यहाँ 2 है और एक यहाँ 2 है, एक यहाँ 2 है, एक यहाँ 2 है। इसके बाद अब कोई वहां पर कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो जो 2 का लोवेस्ट इंडेक्स होगा, लो का इंडेक्स यहाँ 2 टू द पावर 3 है, यहाँ 2 टू द पावर 2 है, तो हमने यहाँ क्या कह दिया एचसीएफ के लिए 2 टू द पावर 2। ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पर, 2 खत्म, अब 2 के बारे में नहीं सोचना है। 3 देखते हैं तो 3 का पावर 1 है और यहाँ 3 का पावर 2 है। इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एक ही 3 है। तो हमने यहाँ पर क्या कह दिया, हमने कह दिया इंटू 3। 3 भी खत्म और अगला फिर हमारे पास क्या है 5। 5 का पावर 1 है, यहाँ पर 2 है। मतलब आप यहां से अगर आप देखोगे कि भाई देखिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास 3 यहाँ है
तो हमने कहा 3 यहाँ है, फिर हम कहते हैं 5 यहाँ पर है, तो हम कहते हैं 5 यहाँ पर है। ये 3 और 5 है, लेकिन वहां नहीं है, हमको तो कॉमन चाहिए। ये तो समझ में आ रहा है, जो हमारे पास कॉमन में है उसको हमने ले लिया, तो ये हमने कह दिया कि 5 हुआ, तो हमारे पास एचसीएफ कितना हो गया, 15 चौके 60। पहले तो बात क्लियर हो गई। यानी एचसीएफ निकालते समय हमने एक चीज का ध्यान रखा कि इन दोनों में या तो यहां से हम वैसे ही कर लें, ऐसे ऐसे कैंसिल करके देख लीजिए, और नहीं तो आप ये कहते हैं कि 2 का दोनों में अगर आया है तो जिसका लोवेस्ट पावर होगा उसको हम ले लेंगे। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, हम क्या बोल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरा, जब हम एलसीएम की बात करते हैं, पहले तो एचसीएफ हो गया 60, अब जरा हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम माने क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपुल। पहले मल्टीपुल मतलब क्या होता है, जैसे 2 है, फिर 2 से मल्टीप्लाई 4 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 8 होगा, उसको मल्टीपुल बोलते हैं। तो इस केस में हम क्या लिखते हैं, हम कहते हैं भाई 2 में मल्टीपुल क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीपुल यहाँ पर 3 बार आया है, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार आया है, जबकि इसमें कितना है, 2 बार। तो जो इसमें ज्यादा आता है उसको लेते हैं, मल्टीपुल की मैं बात करूं, मल्टीपुल माने ज्यादा होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो उस केस में हमने क्या कह दिया, 2 टू द पावर 3। देखिए ये 2 टू द पावर 3 भी था, 2 टू द पावर 2 था। एचसीएफ में क्या किया था कि लोवेस्ट इंडेक्स को लिए थे, और यहाँ क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट इंडेक्स को ले रहे हैं। सीधी सी बात है यार कि जो सबसे ज्यादा वाला होता है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ 2 3 बार आया है, 2 2 बार आया है, तो 3 बार आया है, पहले उसको लिख लेंगे। इसी तरह से 3 यहाँ 1 बार आया है, यहाँ 3 2 बार आया है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 3 स्क्वायर। और यहाँ 5 1 बार आया है, यहाँ 5 2 बार आया है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 5 स्क्वायर। मतलब कितना हुआ, ये 25 चौके 100 और 9 दूना 18, यानी कितना हो गया, ये 1800 हो गया। ये वैल्यू किसकी हो गई, ये एलसीएम हो गया। तो आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना तो पता चल गया, लेकिन जब एचसीएफ एलसीएम, तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए। अगर आप यहां देखते हैं नोट, एलसीएम ऑफ क्या 120 and 1800 multiplied by HCF of 120 and 900 है ना, 900 सॉरी 120 and 900 120 and 900 is equal to कितना हो रहा है जी, ये 60 into 1800 है। या इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि 120 into 900 है। मतलब क्या हुआ कि एलसीएम और एचसीएफ अगर हम दो क्वांटिटीज का निकालते हैं तो वो उनके प्रोडक्ट के बराबर हो गया। आप खुद देख लीजिए, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन ये वाला है, किसके बराबर है, जो दो नंबर्स दिए थे उसके बराबर है। यानी प्रैक्टिकली हमको एक चीज समझ में आ गया कि अगर हमारे पास इसमें 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 और इसमें कोई भी एक चीज पता करना है तो हम उसको आराम से निकाल सकते हैं। मतलब तो हम लोग देखा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी इज इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्लियर है। देखिए जो हमारा कंसेप्ट था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आप ऑलरेडी कर चुके हो, कोई बहुत नई बात नहीं है इसमें, सिर्फ हम आपको उसको शब्दों में मैं पिरो दे रहा हूं और आप समझ लीजिए, समझ लेंगे, अपने शब्द में लिख लीजिए। हमने क्या कहा कि एवरी कंपोजिट नंबर, ये 40 हो गया, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज, ठीक है, कैसे, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये सभी प्राइम्स हैं, ठीक है, प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। देखिए यूनिक का मतलब क्या होता है कि हम करें, आप करें, कोई भी करे, क्लास में 40 बच्चे हैं, सभी करते हैं, तो ये फैक्टराइजेशन जो है वही आएगा। हाँ, जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम्स जो हैं, वो उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, कोई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखे, कोई 5 इंटू 2 इंटू 2 लिखे। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से हमने एक एग्जांपल दिया है कि 40 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 एंड 180 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यानी ऑर्डर चेंज हो जाएगा, लेकिन ये यूनिक होगा, माने 2 बार 2 आएगा, 3 बार 2 आएगा और 1 बार 5 आएगा। ये क्लियर हो गया इसमें 180 में। जो दूसरा फॉर्मूला है, आप इसको वेरीफाई करके देखे हैं, जो हमने किया है
कि एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, माने प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अगर इसको निकालना होगा तो दिस डिवाइड बाई एलसीएम हो जाएगा, और अगर एलसीएम निकालना होगा तो ए बी डिवाइडेड बाई क्या होता है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर तीन क्वांटिटी है तो तीन क्वांटिटी में ऐसा नहीं होता है। जैसे आप लिखते हो कि हमारे पास एचसीएफ, आप लिखना चाहते हो कि एचसीएफ ऑफ, मान लीजिए कहना चाहते हो पीक्यूआर, एचसीएफ ऑफ तीन क्वांटिटी पीक्यूआर, तो इसका मतलब नहीं होगा क्या कि एचसीएफ और एलसीएम, नहीं, इसको आपको लिखना पड़ेगा P इंटू क्यू इंटू आर इंटू हाउ मच, एलसीएम ऑफ पी क्यू आर डिवाइडेड बाई फिर क्या, एलसीएम ऑफ पी क्यू इंटू एलसीएम ऑफ क्यू आर इंटू एलसीएम ऑफ पी आर। ये आपका सिलेबस में नहीं है, आप वैसे देख लीजिएगा। इसी तरह से अगर आपको एलसीएम निकालना होगा तो जहां एलसीएम वहां एचसीएफ हो जाएगा, जहां पर एलसीएम है यहां पर एलसीएम है, यह एलसीएम है। अगर यहां पर एचसीएफ होगा तो देखो, हम लोग इसमें एक दो एग्जांपल देखते हैं। इसमें दिया है कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 510 एंड 92, और ये दूसरा क्वेश्चन है, एक ही तरह के क्वेश्चन है। देखिए, हम जब इसकी बात करते हैं एचसीएफ ऑफ दिस, तो अगर हम एचसीएफ ऑफ दिस निकालते हैं तो 510 के हम फैक्टर्स ऐसे निकालते हैं। इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2, 3, 5, 17, एंड 92 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, ये हो गया हमारे पास 2, 2 एंड 23, ये वाला हो गया 2 स्क्वायर 23। अब एचसीएफ निकालते समय आपने कहा था कि प्राइम फैक्टर का लोवेस्ट पावर वाला, तो यह क्या हुआ, 2 में से 2 हो गया, और उसके बाद और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। कॉमन फैक्टर का जो लोवेस्ट है, तो पहले तो यहाँ पर 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 5, 17 वहां है लेकिन यहाँ नहीं है, 23 यहाँ है तो वहां नहीं है, यानी कॉमन नहीं है। तो हमारे पास इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ इज इक्वल टू 2। और जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में सबको कंसिडर करना होता है। 2 लेंगे लेकिन 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 5 हो गया, 17 हो गया एंड 23। वंस यू मल्टीप्लाई देन यू विल बी गेटिंग 23,460। देखिए, अगर तीन क्वांटिटीज हैं, लिखते हैं 12, 15 एंड हाउ मच 21, इसका निकालना है तो हमें पता है कि 12 को 2 इंटू 2 इंटू, यानी ये बेसिकली क्या है, 2 स्क्वायर इंटू 3 है, 3 इंटू 5 है, और यहाँ पर 3 इंटू 7 है। बस हम वही करते हैं भाई। एचसीएफ के लिए क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर 3 है, 3 है, 3 है, तो हमने कह दिया भाई इसका एचसीएफ तो इतना हो गया। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर लिख लिया, 3 लिख लिया, और याद रखिए मल्टीपल वाले में कॉमन होना जरूरी नहीं है। मतलब क्या हुआ, कहीं भी अगर एक बार आ गया तो हमने कह दिया, मतलब क्या हुआ, 2 स्क्वायर यहाँ, जैसे अगर यहाँ 7 आया है, यहाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो 7 यहाँ रहेगा। लेकिन अगर और कहीं 7 रहता और 7 का स्क्वायर हो तो उसको लिखना पड़ता। इस तरह से हमने इसका क्या निकाल लिया, मतलब जो हमारे 2 के लिए होता है वही 3 के लिए होता है। तो देखिए, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि अगर एचसीएफ दिया हुआ है तो यू हैव टू फाइंड एलसीएम। देखिए, एचसीएफ दिया हुआ मैंने 2 क्वांटिटी भी दी हुई है, ये दोनों क्या है, ए और बी है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये ए और बी है, तो हम कहते हैं देयरफॉर एलसीएफ। आपसे पूछा गया है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ एलसीएम, तो अगर दिया हुआ ना कि इफ दिस देन फाइंड दिस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी बाई एचसीएफ, तो दिया तो है a इंटू बी मीन्स क्वांटिटी को पहचान लिया, डिवाइड बाई एचसीएफ, सिंप्लीफाई करने पर आएगा 22,338। देखिए, एक थ्योरम है। थ्योरम कुछ इस तरह से है कि लेट p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो कह रहा है कि अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो कह रहा है देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। मैं छोटा सा पहले एग्जांपल दूं, समझ दिमाग में रख लीजिए, उसके बाद इसको आराम से करिएगा। जैसे आप कहते हो कि भाई हमारे पास 2 जो है, ध्यान रखिएगा, हम कह रहे हैं कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो हम कहते हैं मान लीजिए कि p जो है वो 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है। ये क्या है, ये p है, ये क्या है, a है, तो p डिवाइड्स a स्क्वायर, निश्चित रूप से 4 के स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड करता है, तो वो थ्योरम इस तरह से चलता है कि तो 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड कर देगा, सीधी सी बात है। इसका प्रूफ एनसीईआरटी में दिया गया है, सिलेबस में नहीं है, आप उसको अपने से देख लीजिएगा। बहरहाल मैं आपको विद द लिमिटेशन ऑफ टाइम हम आपको बता रहे हैं कि अगर p स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड है तो p भी उससे डिवाइड होगा, ये सीधी सी बात है।
अब देखिए हमारे पास जो सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 ही 3 क्वेश्चन तो यहाँ है। क्या है? प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर पता है? इरेशनल नंबर मतलब जो रेशनल नहीं होगा। इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो हम कह रहे हैं कि लेट कामा इफ पॉसिबल √3 इज रेशनल नंबर। इसको हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंट्राडिक्शन, माने जो है उसका उल्टा कर लेंगे। तो हमने पहले कह दिया कि भाई मान लिया कि √3 क्या है बेटा? √3 एक रेशनल नंबर है। तो अगर अब आगे बढ़ते चले जाएंगे और लास्ट में हम कहेंगे भाई जो हम माने थे वो गलत था। तो हमने क्या लिखा? उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्राडिक्शन, माने उल्टा मान लीजिए, आगे बढ़ते चले जाइए और अपने लॉजिक से ही अपने आप का जो एजम्पशन है उसको गलत प्रूव कर दीजिए। तो यहाँ हमने क्या लिखा? प्रूव करना है इरेशनल नंबर। आप मान क्या रहे हैं? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होगा तो हम जानते हैं कि रेशनल नंबर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ p/q या a/b। तो हमने कहा कि देयरफॉर √3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b या p/q। लेकिन a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सीधी सी बात है। कॉमन फैक्टर होगा तो कट जाएगा। अब देखिए अगर ऐसा है तो a का मान क्या होगा? b√3, यानी a² बराबर क्या होगा? 3b²। यहां तक तो क्लियर हो गया। a² विल बी 3b²। जब किसी भी नंबर को हम दिस इंटू दिस करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि a² इज डिविजिबल बाई 3। या तो आप ये कहिए कि 3 इसका फैक्टर है, या आप कहिए कि a² 3 से, b² से भी डिविजिबल है, लेकिन हम पहले क्या कर रहे हैं कि a² इज डिविजिबल बाई 3। और अभी आपने थ्योरम पढ़ा है कि अगर a² इज डिविजिबल बाई 3 देन a विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 3। तो हमने वही लिखा, देयरफॉर a इज डिविजिबल बाई 3। अब देखिए अगर a 3 से डिविजिबल है, a इज डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब क्या हुआ कि इट कैन बी रिटन इन द मल्टीपल ऑफ 3। तो हमने लिखा कि देयरफॉर लेट a इज इक्वल टू 3c, क्योंकि a किससे डिविजिबल है? 3 से। अगर 5 से होता लिखते 5c, 2 से लगता लिखते 2c। अब लेकिन आपने पहले कह दिया है कि a² इज इक्वल टू हाउ मच? 3b²। आपने पहले ही कहा था, याद आ रहा? a इज बाई b इज इक्वल टू √3, a इज इक्वल टू √3b। तो आपने कहा a² इज इक्वल टू 3b²। a का मान मैंने दिया तो यहाँ क्या कर दिया? 3c² इज इक्वल टू 3b²। समझ में आ रही बात? कुछ नहीं किया, उसको उठा कर रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि b², ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो लिखे b² इज इक्वल टू 3c²। b² इक्वल टू 3c² कहने का मतलब क्या हुआ कि b² इज डिविजिबल बाई 3। याद रखिएगा भाई, कोई भी नंबर b² जो है 3 इंटू समथिंग तो किससे हो गया बेटा? 3 से डिविजिबल हो गया। और अभी मैंने कहा कि अगर b² डिविजिबल होगा तो b भी डिविजिबल होगा। तो इन दोनों से ये आपका हो गया 2। आपने कह दिया कि a इज डिविजिबल बाई 3, फिर दूसरा आपने कहा b इज डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर 3 इज a क्या? कॉमन फैक्टर हो गया ना जी, कॉमन फैक्टर इन a एंड b। पहले तो आपने शुरू में कहा था कि a b में कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, और यहां कह दिया कि क्या? a भी 3 से डिविजिबल है और b भी 3 से डिविजिबल है। तो आपने कह दिया a और b दोनों क्या हो गया? 3 से बने, उसमें कॉमन फैक्टर हो गया। हम लिख सकते हैं विच कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। हमने तो यही नहीं एज्यूम किया था। अच्छा, हमने कहा नहीं था कि है ही, हमने कहा था अगर संभव है तो मान लीजिए। तो हमने लिखा है कि विच कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। देयरफॉर √3 इज नॉट ए क्या? रेशनल नंबर एंड हेंस √3 इज एन क्या? इरेशनल नंबर। अब देखिए जो इसका दूसरा एग्जांपल है कि भाई कहता है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। यही 2-3 सवाल है। √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो कहेंगे कि इफ पॉसिबल लेट्स सपोज दैट दिस इज रेशनल नंबर। फिर आप लिखोगे a इज इक्वल टू हाउ मच? √2b, a² इज इक्वल टू 2b। जो आपने 3 के लिए किया था वही 2 के लिए कर दीजिए। वहां पर 3 कॉमन फैक्टर आया था, या a और b 3 से डिविजिबल थे, और यहाँ a और b किससे डिविजिबल हो जाएंगे? 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। दैट्स ऑल। देखिए आपको पाए 2 रिमार्क या 2 नोट हम आपको लिखवाते हैं, आप पहले से पढ़ चुके हैं, उसी को हम लोग जस्ट रिविजिट कर रहे हैं
कि sum and difference of a rational and irrational number will be a rational number and product and quotient of rational number and irrational number will be an irrational number. मतलब irrational number क्या तो सबको irrational बना देगा, सीधी सी बात है। जैसे हमारे पास 2 एक रेशनल नंबर है और √3 रेशनल नंबर है, तो 2 + 3 क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ये रेशनल है, इरेशनल, लेकिन पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? इरेशनल। इसी तरह से अगर 2 रेशनल नंबर है और √3 इरेशनल नंबर है, तो 2 - √3 को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इसी तरह से अगर 2 रेशनल है और √3, मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा, ये रेशनल नंबर है और √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो पहला हमने कहा कि 2 + √3, दूसरा हमने कहा 2 - √3, तीसरा हमने कहा 2 × √3 और चौथा हमने कहा 2/√3 या √3/2। ये सभी क्या होते हैं? इरेशनल हो जाते हैं। अब इसी क्रम को अगर हम आगे बढ़ाते हैं और हम ये प्रूव करते हैं कि एक क्वेश्चन आप देखते हैं कि प्रूव दैट, ये आपके क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रूव दैट 6 + √2 is an irrational number. इरेशनल नंबर आपको प्रूव करना है। 6 + √2 इज, वो रिजल्ट आपको पता चल गया, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? फिर वही 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। हम कहते हैं कि लेट इफ पॉसिबल क्या 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। याद आ रहा? लेट हमने जो लिखा था ना सोल्यूशन इसका, लेट इफ पॉसिबल 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर होगा तो आप क्या लिखोगे? 6 + √2 can be written as a/b, where a and b have no common factor। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि √2 will be equal to a/b - 6। अब देखिए क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या है? ये रेशनल नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि a/b रेशनल नंबर है, 6 रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है? रेशनल। और ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। तो हम कह देंगे कि हमने तो कहा था कि अगर पॉसिबल है तो मान लीजिए कि वो रेशनल है। तो अब अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में इरेशनल नंबर आ रहा है और राइट साइड में रेशनल नंबर आ गया। तो ये क्या हो गया? हमने कहा विच कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन एंड हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। और अगर हम ये कह देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? विच कंट्राडिक्ट्स, आप क्या लिखोगे? यहां पर लिखोगे कि बट √2 इज इरेशनल एंड a/b -6 इज व्हाट? रेशनल नंबर। और आप लिखोगे इसके बाद विच कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, विच contradicts our assumption and therefore assumption लिख लीजिएगा, assumption therefore 6 + √2 is an irrational number। That's all। एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, आपकी पूरी किताब खत्म हो गई, एक्सरसाइज खत्म हो गई। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। तो आप लिखोगे कि लेट, वही लेट इफ पॉसिबल इट इज क्या? 1/√2 इरेशनल नहीं है, बल्कि क्या है? रेशनल है। रेशनल होगा तो लिखोगे 1/√2 इज इक्वल टू a/b। दोनों में क्या फर्क हो रहा है? इसमें सिर्फ ये हो जाएगा कि b इज इक्वल टू √2a हो जाएगा। वहां पर a इज इक्वल टू √2b था और यहाँ a जो, बाकी जो आपने किस में किया था? √2 वाले में किया था, वही करेंगे। जैसे आपने कहा b² इज इक्वल टू हाउ मच? 2a²। तो आप क्या लिखोगे? लिखोगे कि b² इज डिविजिबल बाई 2। तो फिर लिखोगे देयरफॉर b इज डिविजिबल बाई 2। अगर b डिविजिबल तो फिर आप क्या लिखोगे? b इज इक्वल टू 2। ऐसे करके जैसे आपने पीछे वाला किया था वैसे, बस फर्क क्या है कि a और b इंटरचेंज हो गया। दूसरा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 5√3 इज क्या? अ रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। तो अगर ये इरेशनल नंबर आपको होना है तो आप इसको हम एक और तरीका बताएंगे। जैसे आपने कह दिया कि ये इरेशनल नहीं है, सपोज कर लीजिए, तो आपने कहा कि लेट सपोज दैट दिस इज अ रेशनल नंबर। आपने क्या कहा? इरेशनल नंबर है।
हम अभी इसको छोड़ करके पहले उसको देखिए, 5√3 को आप क्या इरेशनल करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई लेट सपोज दैट इज पॉसिबल। ये क्या हो गया, दिस इज ए बाई बी, मतलब क्या है, हम मानते हैं कि ये इरेशनल नहीं है, क्या है, रेशनल है, तो रेशनल है तो ऐसा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि √3 विल बी इक्वल टू ए बाई 5b, ये रेशनल ही रह जाएगा। ए बाई बी में डिनोमिनेटर में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशनल हो जाएगा और ये क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। आपका जो एजम्पशन था आपने कंट्राडिक्ट कर दिया और कह दिया देयरफॉर जो हमारा एजम्पशन था कि वो इरेशनल है वो क्या हो गया, गलत था। यानी ये रेशनल था, गलत है। यानी 5√3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। 1/√2 की मैं बात कर रहा था, तो अगर आप कहते हो इसका मतलब क्या हुआ जी कि √2 बराबर क्या होगा, b बाई ए। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी रेशनल नंबर होता है, तो ये रेशनल हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया, फिर कंट्राडिक्ट हो गया। जो आप लॉजिक वहां लगाए थे इसको ये नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। आप क्या कर दिया, लिख दिया कि √2 इरेशनल नंबर है, b बाई ए रेशनल नंबर है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमारा एजम्पशन के 1/√2 एक रेशनल नंबर है इज रॉन्ग, एंड हेंस 1/√2 is an irrational number. So this way we have completed the whole thing, and I think I have done justice with your complete topic. Thank you and God bless. बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है, और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और